नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। पहाड़ प्रभात की शुरुआत बड़ी खबर से, और बागेश्वर से सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर बेकाबू होकर एक स्कूटी खाई में जा गिरी। बागेश्वर से खबर, जहां पर बेकाबू होकर स्कूटी खाई में गिरी है और स्कूटी सवार शख्स की मौत की सूचना इस वक्त मिल रही है। मौत हो गई स्कूटी सवार शख्स की। गरुड़ विकास खंड में यह हादसा हुआ है, जहां बेकाबू होकर ज्यादा रफ्तार में था, तेज रफ्तार में था स्कूटी सवार शख्स और खाई में जा गिरी और जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी खत्म हो गई उस शख्स की जो स्कूटी पर सवार था। तेज रफ्तार में अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसी तेज रफ्तार ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। ये खबर हम आपको बागेश्वर से दे रहे हैं। पहाड़ों में बारिश का दौर जारी है और दूसरी तरफ तेज रफ्तार की वजह से जिंदगियां लगातार देश भर में ही जा। और बागेश्वर से सबसे पहले खबर हम आपको दे रहे हैं। सुबह सुबह एक दुखद खबर, एक हादसा हुआ है, सड़क हादसा हुआ है। खाई में जा गिरी है एक स्कूटी और जो युवक स्कूटी चला रहा था उसकी मौत की सूचना मिली। पिथौरागढ़ के टांगा गांव में बादल फटने की वजह से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमों ने कुछ शव और बरामद किए हैं, जिसके बाद से अब तक 7 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। पिथौरागढ़ के टांगा गांव में मलबे में दबे लोगों की तलाश अभी भी जारी है। बादल फटने के बाद गांव में ऐसी तबाही मची कि पूरा गांव ही तहस नहस हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए एसडीआरएफ के 13 और जवानों को बुलाया गया है। मौके पर एनडीआरएफ के 29, आईटीबीपी के 19, एसडीआरएफ के 23, राजस्व, पीआरडी, पुलिस संचार विभाग के 85 जवान रेस्क्यू में जुटे हैं। टांगा गांव में रेस्क्यू टीमें अभी तक 7 लोगों के शव बरामद कर चुकी हैं, जबकि 4 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा। वक्त बीतने के साथ ही अब इन लोगों के बचने की संभावना भी लगभग खत्म हो गई। टांगा गांव में बादल फटने के बाद 3 घरों को नुकसान पहुंचा था। इस गांव में करीब 20 परिवार रहते हैं, जो दहशत में जीने को मजबूर हैं। बारिश के बाद रास्ते तबाह हो गए हैं, जिस वजह से रेस्क्यू टीमों को बेहद मुश्किल हालात से गुजरकर गांव तक पहुंचना पड़ा। बंगापानी तहसील से करीब 15 किलोमीटर का पैदल सफर करने के बाद रेस्क्यू टीमें गांव तक पहुंची। ऐसे में आप खराब हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। इस इलाके में संचार सुविधा नहीं होने से भी परेशानी बढ़ गई है। उधर सुरिंग गांव में बादल फटने से 12 परिवार बलौटा तोक के प्रभावित हुए हैं। इन परिवारों को जयंती गांव में शिफ्ट किया गया है, मगर सैला पानी में पहाड़ियों के दरकने से गांव के रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों को किसी अनहोनी की आशंका का डर सता रहा है। पिथौरागढ़ में आपदा के कहर की वजह से कई रास्ते बंद हैं। टनकपुर तवा घाट नेशनल हाईवे कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से बाधित है। हमारे ग्राम सभा हिमखोला में 2018 में जो बाढ़ आई थी, उसके पश्चात शासन प्रशासन ने कोई कदम यहाँ पर नहीं उठाए, सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं किया। लिहाजा जो है आज हमारा गांव पुनः खतरे की जद में आ चुका है और शासन प्रशासन जो है इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस मार्ग पर लगातार भूस्खलन होने से आवाजाही में परेशानी हो रही है। चीन सीमा को जोड़ने वाले मार्ग के बंद होने से सेना के साथ ही आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि मलबे में दबे हुए लोगों की तलाश जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 4 लोग अभी भी लापता हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ योगेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। योगेश, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त और 4 लोगों की तलाश के लिए क्या क्या किया जा रहा है? राजीव जी, मैं बताना चाहूँगा रेस्क्यू ऑपरेशन टांगा गाँव में लगातार जारी है। अभी तक 11 लापता लोगों में 7 शवों को कल तक ढूंढ निकाला गया था। अभी 4 लापता लोगों की तलाश और जारी है। उसके रेस्क्यू लगातार जारी है और इस 7 लोगों में से एक ही परिवार के 5 लोग मृत मिले, जो 3 मकान टांगा गांव में मलबे में दब गए थे। और आज ही यहाँ पे टांगा गांव में जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे भी टांगा गांव पहुंच रहे हैं, जो राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेंगे वहाँ पे।
और कैसे वहाँ पे जी योगेश, आप बने रहे, जो आपने जानकारी दी है वो दर्शकों को बता भी दें। बड़ी खबर कि आज खुद अरविंद पांडे जो कि मंत्री हैं वो पहुंचने वाले पिथौरागढ़ और टांगा गांव में जाएंगे। आपदाग्रस्त इलाके का वो जायजा लेंगे, राहत और बचाव कार्य को देखेंगे। अरविंद पांडे आपदा से प्रभावित लोगों से वो मुलाकात भी करने वाले हैं। लगभग कितने बजे योगेश पहुंचेंगे? अभी इनका कितने बजे तक पहुंचेंगे इस तरीके का कार्यक्रम नहीं आया। जो अभी अभी सूचना पहुंचे कि आज अरविंद पांडे जी टांगा गांव में पहुंच के यहाँ पे राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेंगे, प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और किस तरीके से इस गांव में जो प्रभावित लोग हैं उनको क्या और सरकार की तरफ से मदद दी जा सकती है और किस तरीके से यहाँ पे स्थितियाँ सामान्य की जा सकती है, उस संदर्भ में वो जिला स्तरीय अधिकारियों से वार्ता करेंगे। हालांकि यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है घटनास्थल पे ही पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी मौजूद हैं। उसके अलावा क्षेत्रीय विधायक जो हरीश धामी है वो कल ये कह चुके हैं कि जब तक मुख्यमंत्री इस गाँव का दौरा नहीं करेंगे और यहाँ से इन गाँव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर नहीं विस्थापित किया जाएगा तब तक मैं इस गाँव को नहीं छोड़ूंगा और गाँव वालों के साथ ही रहूंगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक क्षेत्रीय विधायक का ये कहना कि विधानसभा में बार बार जितने भी मुंशियारी और घाटशिला तहसील आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, अति संवेदनशील क्षेत्र गांव हैं, उनको सदन में मैं बार बार मांग उठाता रहा हूं कि उनको कहीं अन्यत्र विस्थापित किया जाए। ठीक है, यानी कि इस मामले में विपक्ष भी अब लगातार सवाल उठा रहा है। आपका योगेश इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो राजनीति एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जवान वहां पर तैयार हैं, लगातार तैनात है। वो उन 4 लोगों की तलाश कर रहे हैं जो अभी भी लापता है। गुरुद्वारा में सीताबली मंदिर के पास पानी के साथ बहे एक और शख्स का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस एसडीआरएफ की टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया गया। दरअसल बादल फटने की वजह से हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बह गया था और इस दौरान पानी के साथ एक कार भी बह गई थी, जिसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई और उनके शव भी बरामद कर लिया गया। गाड़ी पूरी तरह से दबी हुई है मलबे के नीचे। इसको प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग इसको मॉनसून सीजन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लोगों के लिए मुश्किलें लेकर आया। पहाड़ में कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे आवाजाही में परेशानियां हो रही हैं। बड़कोट में बारिश के बाद पहाड़ी दरक रही है। यमुनोत्री हाईवे पर किसारी खड्ड के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिस वजह से हाईवे बाधित है। पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा हाईवे पर आ गिरा, जिसके चलते रोड घंटों तक बाधित रहा। तस्वीरों में देखिए हाईवे पर कितनी बड़ी मात्रा में मलबा आ गिरा है। अगर ये मलबा किसी राहगीर के ऊपर गिर जाता तो इससे जानमाल का नुकसान हो सकता था। उधर चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पीपल कोटी के पास बड़ी मात्रा में मलबा हाईवे पर गिरा। नंदप्रयाग में हिलेरी पार्क के पास चट्टान का एक बड़ा हिस्सा हाईवे पर आ गिरता है। इस तस्वीर को देखिए, जैसे ही मलबा नीचे की तरफ गिरता है, धूल का एक बड़ा गुब्बार उठता है। पहले पहाड़ी में अचानक हलचल शुरू होती है, देखते ही देखते पूरी चट्टान नीचे की तरफ ढह जाती है। इस दौरान मलबे के साथ में पेड़ और बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। ये मंजर देख घटना स्थल पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जोशीमठ में लामबगड़ के पास बद्रीनाथ हाईवे पर लगातार मलबा गिर रहा है। बरसात के मौसम में लामबगड़ स्लाइड सक्रिय हो गया है, जिससे रुक रुक कर मलबा गिर रहा है। लोग इस जगह से जान हथेली पर रखकर सफर कर रहे हैं। ये पॉइंट इतना खतरनाक हो चुका है कि अब यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, लिहाजा यहाँ हर पल जेसीबी की तैनाती रहती है। बद्रीनाथ हाईवे के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल होता है। ऐसे में लगातार गिरता मलबा राहगीरों की राह में रोड़ा बन रहा है।
जोशीमठ से रणजीत रावत, चमोली से लक्ष्मण राणा के साथ बरकोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब खबर हरिद्वार से, जहां पर हरिद्वार ग्रामीण विधायक से कांगड़ी गांव में हो रहे कटाव का निरीक्षण उन्होंने किया, जिसके बाद अधिकारियों को खूब लताड़ लगाई। दरअसल कांगड़ी गांव में बारिश से हर बार बाढ़ में ऐसी स्थितियां यहाँ पर पैदा हो जाती हैं कि बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, मगर इसके बावजूद शासन और प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। हर साल यहाँ पर कार्यों के नाम पर लाखों रुपए की बर्बादी की जाती है और बावजूद इसके हालातों को सुधारा नहीं गया है। तो स्थितियां ये हैं कि हर बार एक जैसी स्थिति होती है, हर बार दावे होते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। और ये स्थिति हरिद्वार ग्रामीण विधायक ने फिर कांगड़ी गांव का निरीक्षण किया और उन्हें भी यही स्थितियां दिखाई दी, तो अधिकारियों को उन्होंने खूब फटकार भी लगाई। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार आफत की बारिश बरस रही है। ऐसे में मैदानी जिलों में नदी के किनारे बसे लोगों के लिए ये बारिश किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं। नदियों का जलस्तर बढ़ने पर ऐसे लोगों को अपने मकानों से कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। जिला प्रशासन का यह कहना है कि ऐसी स्थिति के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी बाढ़ चौकियां हैं वो सारी की सारी एक्टिवेटेड हैं। इसके अलावा जहां जहां रोड बंद होती हैं उन सभी जगहों पर हमारी जेसीबी तैनात है, जहां पर जनरली रोड बंद होती है, और ऐसी जगह पर तैनात की गई है जहां पर जल्दी अगर कहीं और भी भूस्खलन की सिचुएशन होती है तो उसको टैकल किया जा सके। हमारे यहाँ पे देहरादून के अंदर दो तरीके के मेजर चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा चक्राता, त्यूनी, कालसी का एरिया और उसके साथ मसूरी का एरिया है, जहाँ पर भूस्खलन की संभावनाएं रहती हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर जल्द ही दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं को भी दर्शन की इजाजत मिल सकती है। देवस्थानम बोर्ड का कहना है कि पूरे देश की स्थिति नियंत्रित होने पर बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा खोलने पर विचार किया जाएगा। फिलहाल चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को ही दर्शन की इजाजत है। अब हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर दीवार गिरने का मामला है और पूरे मामले में जांच टीम ने पानी के रिसाव को वजह बताया। जो दीवार गिरी उसके पीछे का कारण बताया जा रहा है पानी का रिसाव। जांच टीम ने जांच की और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि ये जो मामला है दीवार गिरने का, ये दरअसल पानी के रिसाव की वजह से। आकाशीय बिजली की बात के जांच में इनकार किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, और डीएम ने पानी की निकासी को लेकर अब आश्वस्त किया है। तो हरिद्वार से ये बड़ी खबर, आकाशीय बिजली की बात जो पहले कही जा रही थी, जांच टीम ने उसे इनकार किया है कि नहीं, ये कोई कारण नहीं है, कारण पानी का रिसाव, और इस समस्या को दुरुस्त करने का आश्वासन भी अब डीएम ने दिया है कि इसको लेकर जल्दी काम किया जाएगा, इसको ठीक किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस से बीजेपी में गए नेताओं को लेकर एबीपी गंगा पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बागी नेता अगर माफी मांगे तो घर वापसी पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत, कुंवर प्रणब चैंपियन, सुबोध उनियाल, यशपाल आर्या, विजय बहुगुणा जैसे ये 9 बड़े नेता जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी, कांग्रेस का दामन छोड़ा था और बीजेपी का दामन थाम लिया था, उसके बाद अभी बीजेपी में है। ऐसे में हरीश रावत का ये बहुत बड़ा बयान, क्योंकि हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और उसके बाद पार्टी छोड़ी इन्हीं नेताओं ने। राज्य के लिए और लोकतंत्र दोनों के लिए ये जो उन्होंने काम किया है वो उनका कुकृति है, उन्होंने पाप किया है। वो यदि उस पाप के लिए क्षमा मांग लेते हैं तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो लोकतंत्र के अपराधी हैं, क्योंकि दल बदल का कानून अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में महापाप था। उन्होंने कहा हमने उस महापाप पर को कड़ाई से रोकने के लिए कानून में संशोधन कर दिया है। ये उनके पार्लियामेंट में शब्द हैं, तो मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उन्होंने वो दल बदल के लोकतंत्र के अपराधी हैं
और साथ साथ राज्य के अंदर एक अस्थिरता लाने का उन्होंने प्रयास किया। हम एक साल का जो लास्ट का था 2016 का, वो एक अस्थिरता का वर्ष रहा। हमारा बजट गायब हो गया, हम योजनाओं को ठीक से चार एक महीने सब चीज़ पीछे चली गई। तो वो सब चीज़ों के वो दोषी है, उसके लिए राज्य से माफ़ी मांग ले। यदि दोनों से माफ़ी मांग लेते तो हरीश रावत को कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड में जनप्रतिनिधियों के साथ अफसरों के विवाद पर पूर्व सीएम हरीश रावत से बात की हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। उत्तराखंड राज्य में पिछले 2-3 दिनों में घटे घटनाक्रम के सिलसिले में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। और हरीश जी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, तो उनसे राज्य से जुड़े हुए 2-3 मुद्दों पर बात करेंगे। हरीश जी, एक आज सचिवालय में घटना घटित हुई, और वो चूँकि राज्य में और केंद्र में राजनीतिक सरकारें होती हैं, तो जो पॉलिटिकल बॉसेज होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, रूल ऑफ बिजनेस होते हैं, तमाम कायदे कानून संविधान में भी बनाए गए हैं। तो कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक अधिकारियों की बैठक लेने आए थे, कुंभ की समीक्षा होनी थी और उसमें सभी सचिव आने थे। तो एक ही सचिव आया, बाकी अफसर आए नहीं, और मंत्री बहुत गुस्से में मीटिंग छोड़ के चले गए। तो आप जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इस पूरा जो हमारा जो सिस्टम है, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपको फ्रंट से लीड करना पड़ता है। जो भी चीफ मिनिस्टर है वो सामने से नेतृत्व करते दिखाई देने चाहिए। यहाँ आप ब्यूरोक्रेसी के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाहते हो, तो इसलिए बहुधा लोगों को ब्यूरोक्रेसी निरंकुश लगती है। जबकि यही ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने हमारे समय में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आपदा जैसी स्थिति के अंदर यदि हमारी ये ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ खड़ी नहीं होती तो असंभव काम था। तो लगता है अभी भी जो है स्थितियाँ जटिल बनी हुई होती। तो ये बंदूक कौन चला रहा है? मैं ये समझता हूँ कि सरकार के स्तर पर, मैं मुख्यमंत्री पर तो ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं पर जो एक समझ होनी चाहिए, कैसे ब्यूरोक्रेसी से डील करना भी एक आर्ट है। तो वो आर्ट आपको गवर्नमेंट में पैदा करना पड़ेगा। हरी जी, देख रहा हूँ विधायक मंत्री की उपस्थिति में उठ करके चले जा रहे हैं, अधिकारियों पर तोहमत लगाते हुए। मंत्रीगण इस तरीके की बात कर रहे हैं। कभी आ रहा है कि अधिकारी औकात में रहें, जैसे कुछ मिलते जुलते जुमले स्वयं मुख्यमंत्री और दूसरों के मुंह से सुनाई दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें राज्य के लिए स्वस्थ नहीं। इतने चीफ मिनिस्टर हो गए हमारे, अब 8 या 9 हो गए हैं। हाँ 9 हो गए हैं। उससे लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है और वो फ्रस्ट्रेशन और अस्थिरता पैदा करेगा। तो इसलिए जो बन गया एक बार, उसको 5 साल पूरे काम करने देनी चाहिए। राव जी, जैसा अभी आपने कहा कि मूल्यांकन कर लिया है, करप्शन पे 0 टॉलरेंस नहीं, 00 लगा दो, कुछ नहीं हुआ, करप्शन चल रहा है। और अभी आपने प्राइम मिनिस्टर वाली बात भी कही है। तो अगर भ्रष्टाचार चल रहा है, सरकार का आउटपुट नहीं आ रहा है, तो फिर भी राजनीतिक अस्थिरता नहीं होनी चाहिए? ये हो सकता है राजनीतिक अस्थिरता से ये और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जब राजनीतिक अस्थिरता होती है तो बहुत सारी सौदेबाजियाँ शुरू हो जाती हैं, तो वो और दिक्कतें खड़ी करती हैं। तो राज्य को पार्टी का निर्णय है कि जिसको उसने चीफ मिनिस्टर दिया है, 5 साल उसको सरकार चलाने का निर्बाध मौका दें, और 5 साल बाद ताकि जनता जज कर सके। कापी में लिखते वक्त ये ना हो कि भाई साहब मेरी कापी में क्यों लिख रहे हो, मुझको तो 2 ही साल मिले, मुझको तो 3 ही साल मिले। तो अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए पहाड़ प्रभात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। किचा का रुख करें, जहां पर बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने उधम सिंह नगर के डीएम नीरज खैरवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजेश शुक्ला ने
विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर डीएम की शिकायत की है। उधर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि राजेश शुक्ला ने विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन मामले में जानकारी दी है, जिसमें विधानसभा में दोनों पक्षों को सुनकर फैसला लिया जाएगा। निश्चित रूप से मैं इसका परीक्षण कराऊंगा और परीक्षण कराने के तदुपरांत उसमें अग्रेतर क्या कार्रवाई हो सकती है इसका निर्णय फिर बाद में करेंगे, क्योंकि जो भी कोई इस प्रकार का हमें नोटिस मिलता है तो निश्चित रूप से हम दूसरा पक्ष भी जानते हैं, तो वो उसके लिए मैं अभी लिख रहा हूँ और उसके बाद फिर जो जवाब सामने से आएगा उसके बाद फिर आगे कार्रवाई करेंगे। स्पष्ट है कि जनप्रतिनिधि के सम्मान के लिए क्या कैसे होगा उसकी अलग से बना हुआ है पूरा, और सभी अधिकारियों को उसको पालन करना चाहिए, और कोई नहीं करते तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक केवल जनप्रतिनिधि नहीं अभी तो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं उल्लंघन का मामला है और ये नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच विवाद पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का बयान है। इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सारी कमी अफसरों की नहीं है। सवारी कमजोर हो गए तो ब्यूरोक्रेसी को दोष दे के क्या होगा। जब सवार मजबूत होता है, उसे घुड़सवारी करनी आती तो ले जाती है मंजिल तक, नहीं आती तो दो लत्ती मार के गिरा देती। इसमें केवल ब्यूरोक्रेसी पे नाराजगी दिखाने से कुछ नहीं है। ये तो सरकार जाने, जब अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे तो काहे की सरकार है। हम तो प्रतिपक्ष में हैं, हम तो बड़े आभारी हैं, हमारी तो सब सुनते, चीफ सेक्रेटरी से लेके कलेक्टर से लेके एसएसपी से लेके सब सुनवाई करते। हरिद्वार में 5 जुलाई को हुई महिला कांस्टेबल की संदिग्ध मौत के मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीबीसीआईडी जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मृतका के परिजनों ने मुलाकात कर अपनी आपबीती बताई और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, जिसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले की जांच को सीबीसीआईडी को सौंप दिया। साथ ही पूरे प्रकरण में अभी तक एक कांस्टेबल को निलंबित भी किया जा चुका है। तो सीबीसीआईडी जांच मामले की होगी और इसके निर्देश खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए हैं। जब पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री के पास पहुंचा, पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री को आपबीती बताई, पूरी घटना की जानकारी दी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि आपको न्याय मिलेगा। दो जज खुद गए, बिल्कुल घर गए। तो पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपके। और एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ देखिए गंगा सवेरा।